तो हम लोग अब केल्विन साइकिल को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेजेज हैं और किस तरह से इसमें CO2 का फिक्सेशन होता है। Kelvin and his co-workers worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner। तो केल्विन और उनके जो को-वर्कर्स थे उन्होंने ये पूरे जो पैथवे था उसको वर्कआउट किया और ये शो किया कि ये पूरी जो प्रोसेस होती है वो एक साइक्लिक मैनर में होती है, इसीलिए बाद में उनके नाम पे इसको केल्विन साइकिल बोला जाने लगा। ठीक है, और इसमें आप देखते हैं कि साइक्लिक मैनर में क्या होता है कि कोई चीज रिजनरेट हो जाती है बार बार। कोई साइक्लिक मैनर का मतलब होता है कि वही कोई चीज, कोई मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिजनरेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये साइक्लिक मैनर है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये कौन सा रिजनरेट होता है, राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट, या इसको शॉर्ट में हम लोग RUBP भी कहते हैं। तो ये RUBP यहाँ पे बार बार रिजनरेट होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इसमें ये साइकिल तो पूरी मूव कर रही है और इस तरफ एक साइड में यहाँ पे शुगर का या सुक्रोज का या स्टार्च की सिंथेसिस भी हो रही है। मेनली इसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे शुगर की सिंथेसिस हो रही है। और शुगर क्या है, ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है। नॉर्मली जैसे कि ग्लूकोज का C6H12O6 फार्मूला होता है, तो उस तरह से 6 कार्बन कंपाउंड का यहाँ पे सिंथेसिस होना है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है केल्विन पैथवे, ये कहाँ ऑपरेट कहाँ होगी, ये ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में। जिस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होगी वहीं पे ये केल्विन साइकिल भी होगी। और C3C4 पैथवे के बारे में आप समझिए, यहाँ पे हम लोग C3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं C3 साइकिल। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरीन एसिड है। तो अब हम लोग स्टेप वाइज इसका पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे। इसमें जो पहली स्टेज है वो कार्बोक्सिलेशन है। तो कार्बोक्सिलेशन है क्या चीज? कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बोक्सिलेशन इज फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। और ये केल्विन साइकिल की सबसे क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि इसमें CO2 यूटिलाइज होती है RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए। यानी RUBP के साथ CO2 यहाँ पे अटैच हो रहा है और 3-फॉस्फोग्लिसरीन एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तरह से ये RUBP का कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, है ना। तो ये रिएक्शन जो होता है क्या हो गया यहाँ पे, मतलब कि RUBP जो है वो CO2 के प्रेजेंस में CO2 से अटैच हो रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये रिएक्शन के लिए जो एंजाइम जरूरी है उसको हम लोग बोलते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज। एक्चुअली इसको हम लोग, जो पूरा नाम एंजाइम का, उसको हम लोग बोलते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज या शॉर्ट में इसका एक नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं रुबिस्को। रुबिस्को मतलब होता है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्यों बोलते हैं इसको ऑक्सीजनेज? क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीजनेशन की भी प्रॉपर्टी रखता है, यानी ऑक्सीजनेशन को भी प्रमोट करता है। कार्बोक्सिलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड के अटैचमेंट को, एडिशन को तो ये कैटलाइज करता ही है, ऑक्सीजनेशन को भी कैटलाइज करता है। इसीलिए इसको हम लोग रुबिस्को या RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कॉमनली पूछा जाता है आपसे कि इसको क्यों हम लोग ऑक्सीजनेज कहते हैं। इसके अलावा जो है कि अब हम जो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे वो है रिडक्शन। रिडक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपने देखा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होकर के 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का अटैचमेंट। तो जो ATP है और NADPH है, जो कि हमारा एंड प्रोडक्ट था लाइट रिएक्शन का, वो यहाँ पर अब आएगा और यहाँ पे ATP और NADPH इससे अटैच होकर के यहाँ पे ADP में चेंज हो जाएगा और NADP, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे इसमें एंट्री कर जाएगी, अटैच हो जाएगी। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। The fixation of 6 molecule of CO2 and 6 turn of cycle are required for formation of 1 molecule of glucose from the pathway। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उसके, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल होंगे, तब जाकर के 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
या हम कह सकते हैं कि ये चीज 6 बार हो इस तरह से, तब जाके एक सुक्रोज या ग्लूकोज मालिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज का फार्मूला वो क्या है, C6H12O6। सबसे कॉमन जो आपका ग्लूकोज है या सुक्रोज है या कार्बोहाइड्रेट है वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे हमारे कितने कार्बन है, यहाँ पे हमारे कार्बन है 3। तो होगा क्या यहाँ पे कि इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 कार्बन है, और दूसरी चीज, एक चीज और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो यहाँ पे CO2 है, CO2 क्या है, ये सिंगल CO2 है। क्योंकि भाई देखिए RUBP तो यहाँ पे बाद में फिर से अलग हो जाएगा, है ना। भले इसमें 5 कार्बन है लेकिन ये तो वापस से रीजनरेट हो रहा है। मेन जो फिक्स हो रही है वो CO2 ही हो रही है, RUBP तो वापस से आ जाएगा अपने जगह पे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका कार्बन इसमें इस ग्लूकोज में आएगा। जो भी कार्बन आएगा वो किसका आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पर भी 6 कार्बन होने चाहिए, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होने चाहिए। यानी ये प्रोसेस 6 टाइम हो, या यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हो, तो फिर क्या होंगे, वो कार्बोक्सिलेशन करेंगे RUBP का। फिर यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल आप 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे, फिर वो रिड्यूस होंगे, रिड्यूस होकर के ट्रायोस फास्फेट बनाएंगे, और वो ट्रायोस फास्फेट फिर 1 मॉलिक्यूल आप ग्लूकोज में चेंज होगा, C6H12O6 में चेंज होगा। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो NADPH पे जो हाइड्रोजन थी अब वो यहाँ पर यूज होगी, यहाँ पे अटैच होगी। तो हमने जैसा देखा था कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो वहां पे NADPH है वो यहाँ पे अब कंज्यूम हो गई, जो ATP बना था वो भी यहाँ पे कंज्यूम हो गया। हालांकि ATP का आगे भी रूल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आपका ट्रायोस फास्फेट बना, ट्रायोस फास्फेट में अगर हम पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में लें, पहले पूरी प्रोसेस को हम समझ लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि ये कार्बन का कैसे कैसे इसमें पूरा साइक्लिंग होती है। तो इसमें जो थर्ड स्टेप है वो है रीजनरेशन। तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम उसको देखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे होता है। तो रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। तो रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर 1 ATP फॉर फास्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। तो कहने का मतलब क्या है कि रीजनरेशन का मतलब ये जो RUBP है इसका वापस अपनी जगह पे आ जाना, वापस से क्रिएट हो जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन, फिर से आ जाना RUBP का, यही आपका रीजनरेशन है। और इस रीजनरेशन प्रोसेस के लिए, चूंकि ये थोड़ी क्रूशियल प्रोसेस है, तो इसके लिए ATP का होना जरूरी है ना, फास्फोराइलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप इसमें अटैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और इसके मॉलिक्यूल में एक फास्फेट ग्रुप का अंतर है, और वो फास्फेट ग्रुप कहाँ से आता है, ATP से। ATP अपना एक फास्फेट ग्रुप इसको देता है और ये चेंज हो जाता है RUBP या ट्राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट में, ये ADP से ADP बन जाता है। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस आपने देखा कि इसमें 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अटैच होना, और रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का अटैच होना, और रीजनरेशन का मतलब RUBP का वापस से रिक्रिएट होना, रीजनरेट होना। इस तरह से पूरी प्रोसेस है। तो अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैं वो केल्विन साइकिल में एंट्री करते हैं। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, है ना, हम ये बात करते हैं कि एक सिंगल CO2 के लिए, एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 ऑफ NADPH आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को हम क्लियर कर लें, तो फिर हमें और चीजें क्लियर होंगी। कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक CO2 मॉलिक्यूल अगर यहाँ जुड़ रहा है तो यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है हमें, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, तब जाके ये हमारी पूरी प्रोसेस बैलेंस हो पाएगी। ठीक है, यहाँ हमने इसमें डायग्राम में नहीं दिखाया है, लेकिन एक्चुअली ये जरूरी है कि हर एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल का NADPH हो। अब हम पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि कैसे होता है सारा प्रोसेस। मान लीजिए यहाँ पे हम, जैसा कि हमने देखा, ये 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन होना है यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल है। तो अगर 6 कार्बन हम ले लें तो क्या होगा, 6 कार्बन हम इसके ले लें, 6 मॉलिक्यूल ले लें हम कार्बन डाइऑक्साइड के, और इसके हम लोग ले लें 6 मॉलिक्यूल RUBP के भी ले लें, तो
आरयूबीपी में ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। आरयूबीपी इज ए 5 कार्बन कंपाउंड। तो 6 मालिक्यूल अगर हम इसके लेंगे तो कितने कार्बन यहाँ पे हो जाएंगे, 30 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 6 मालिक्यूल होंगे तो 6 कार्बन हो जाएंगे। तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 36 हो गए। मेरी बात को आप फिर से समझिएगा। अगर हम राइबोलोज 1,5 फास्फेट के बिसफास्फेट के 6 मालिक्यूल ले लें तो इसके अंदर जो कार्बन है वो कितनी है, 5 है। तो टोटल कार्बन कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और इसके भी 6 मालिक्यूल ले लें तो ये 6 कार्बन। तो टोटल 30 और प्लस 36 कार्बन हो गए यहाँ पे। अब 36 कार्बन यहाँ पे हो गए। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो आपका 3 फास्फोग्लिसरीड एसिड बन रहा है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसके कितने मालिक्यूल होंगे, 12 मालिक्यूल होंगे, है ना। 12 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36 आएगा। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे इस पोर्शन में कितने कार्बन है, 36 कार्बन है, तो यहाँ भी 36 होने चाहिए। चूंकि ये 3 कार्बन है तो कितने मालिक्यूल होंगे, 12 मालिक्यूल होंगे। तो इसके 12 मालिक्यूल हो गए। फिर इसमें रिडक्शन होगा। रिडक्शन होकर के फिर क्या होगा, यहाँ पर उसमें से जो आपका 6 कार्बन है वो तो चले जाएंगे नीचे की तरफ। 6 कार्बन कंपाउंड इसमें से अलग हो जाएगा। बाकी जो ये जो ट्रायोस फास्फेट है इसमें पूरे 36 कार्बन मौजूद हैं, ठीक है। ट्रायोस फास्फेट इसलिए बोला है कि ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे एटीपी इसमें जुड़ चुका है, फास्फेट ग्रुप इसमें जुड़ चुका है, इसलिए इसको अब हम बोलते हैं ट्रायोज फास्फेट। तो ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन और फास्फेट का मतलब इसमें फास्फेट यहाँ से एटीपी के थ्रू जुड़ी हुई है। तो इसमें से 36 कार्बन में से यहाँ पे अभी जो मालिक्यूल है इसमें कितने कार्बन है, 36 कार्बन है, ठीक है। तो टोटल 36 कार्बन है। तो इसमें से 6 कार्बन अलग हो जाएगा और आगे की तरफ बढ़ेगा 30 कार्बन। तो 30 कार्बन वापस से बना लेगा 6 मालिक्यूल ऑफ आरयूबीपी और एक यहाँ सिंगल मालिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम अगर सिंगल मालिक्यूल लेके चलेंगे तो हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो हम 6 मालिक्यूल लेके चलते हैं, इसका भी 6 मालिक्यूल ले लें, इसका भी 6 मालिक्यूल ले लें, तब हमारी पूरी प्रोसेस बैलेंस हो जाएगी। तो आप फिर से एक बार समझ लीजिए, 6 मालिक्यूल हमने इसका लिया, 6 मालिक्यूल इसका लिया, तो यहाँ पे कितने मालिक्यूल बने, 12 मालिक्यूल बने। फिर इन 12 मालिक्यूल का रिडक्शन हुआ तो यहाँ पर भी 12 मालिक्यूल बने। 12 मालिक्यूल में से 6 कार्बन का एक कंपाउंड अलग हो गया। तो अब यहाँ पे जो कार्बन का नंबर बचा वो 30 बचा और 30 यहाँ पे वापस से आपका बन गया, उतना है, क्योंकि ये 5 कार्बन कंपाउंड है और 6 मालिक्यूल 6 × 5 = 30 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमने एक आपको जनरल आइडिया दिया कि कार्बन का नंबरिंग कैसे, मतलब कितना कार्बन कहाँ कंज्यूम होता है और कितना कार्बन ग्लूकोज में चेंज होता है और कितना कार्बन रीजनरेट होकर के वापस हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हम तो पूरे C3 साइकिल में अगर हम इनपुट की बात करें तो क्या क्या इनपुट है, 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH। आउटपुट क्या है, 1 ग्लूकोज मालिक्यूल, 18 ADP एंड 12 NADP। तो ये आपका इनपुट और आउटपुट है। दूसरी चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम ले रहे हैं और इधर क्या होगा, ये 6 मालिक्यूल आपका होगा राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 मालिक्यूल इसके होंगे क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड था तो 2 ATP और 2 NADPH था। अगर यही 6 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे तो 12 ATP और 12 NADPH होगा और यहाँ पर भी 12 ADP और 12 NADP होगा। तो इस तरह से ये पूरा आपका प्रोसेस है। अब इस 2 ATP और 2 NADPH के का अगर हम 6 कार्बन लेके चल रहे हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 12 होगा। यहाँ पे 6 कार्बन ही होगा, यहाँ पे क्या होगा, 6 ATP ही यूज होगा। तो 12 ATP और 6 ATP कितना होगा, 18 ATP, ठीक है। ये जो साइकिल है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट के 6 मालिक्यूल हैं और इस प्रोसेस में 6 ATP ही यूज होती है। तो इस तरह से टोटल ATP अगर हम देखें तो 12 इस साइड में हो गया और 6 इधर हो गया, तो कुल 18 हो गए और NADPH कितना होगा, 12 होगा। तो ये हम चाहे इस तरह से देख लें, सिंगल मालिक्यूल को लेके चलें तो 2 ATP और 2 NADPH होगा और इधर सिंगल ATP होगा, या फिर अगर 6 को लेके चलेंगे तो 12 ATP 12 NADPH और यहाँ पे 6 ATP। तो इस तरह से टोटल आपका इनपुट और आउटपुट का ये रेशियो है, इसको आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक सुक्रोज या ग्लूकोज मालिक्यूल इससे बाहर आ जाता है। तो ग्लूकोज कितना मालिक्यूल होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। सुक्रोज एक्चुअली पॉलीमर है उस ग्लूकोज का ही, तो इसमें ज़्यादा कार्बन होता है, लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेटिव है कि हाँ, एक ग्लूकोज मालिक्यूल का एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह है।
तो बेसिकली जो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है वो किस चीज का होता है, ग्लूकोज का होता है, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। तो इस तरह से ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और NADPH का पूरा एक आपको चार्ट मिल गया यहाँ पे।